हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। DLED JBT सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 1 संज्ञान, अधिगम तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। यूनिट 1 अधिगम और संज्ञान। टॉपिक 1 अधिगम, सीखना, लर्निंग। क्या है? मानव या बच्चा या मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने या अधिगम से बालक का विकास होता है। अधिगम के द्वारा बालक नई नई आदतें सीखता है, रिवाज सीखता है, प्रथाएं सीखता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपने रिवाजों, प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने परिवार से, अपने आसपास के पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से अपने रिवाजों के बारे में, अपनी प्रथाओं के बारे में सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है वह क्या करता है? अपने दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची की नकल करता है, अनुकरण करता है उनका, और नई नई आदतें सीखता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है वो क्या करता था? मम्मी रोटियां बनाती है तो वो मम्मी के साथ में रोटियां बनाता है, अनुकरण करता है उसका। तो ऐसे वो नई नई आदतें अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। अधिगम के द्वारा बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। अधिगम की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर और मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मानव का विकास अधिगम द्वारा होता है और इसका आधार परिपक्वता है। अधिगम का आधार क्या है? परिपक्वता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब बच्चा है उसके हैंड्स इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, यानी कि उसके हाथ इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो पेंसिल पकड़ सके, तो वो लिखना कैसे सीखेगा? तो लिखना सीखने के लिए उसको मतलब इतना परिपक्व होना ज़रूरी है ना उसके हाथों का कि वो पेंसिल पकड़ सके। और सेम यही नियम जो है वो हमारे मतलब कि माइंड पर भी लागू होता है। क्या होता है कि जैसे क्लास फर्स्ट की किताबें हैं और क्लास 8th की किताबें हैं वो अलग अलग होती हैं। क्यों? वो बच्चे के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। उससे मतलब कि ये होगा कि जो क्लास फर्स्ट में बच्चे हैं उनका जो माइंड है वो इतना ही डेवलप हुआ होगा उस एज ग्रुप के बच्चों का, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी किताबें हैं। और क्लास 8 के बच्चों का जो भी मतलब कि क्लास 8 में जितने भी बच्चे होंगे तो उनका एज ग्रुप जो है उनका उतना माइंड डेवलप होएगा, तो उनकी किताबें उनके अकॉर्डिंग है। तो जो अधिगम है, बच्चे जो भी अधिगम करेंगे उनका उसका आधार क्या होगा? उनकी परिपक्वता होगी, ठीक है, उनकी मैच्योरिटी होगी। तो अधिगम का आधार है परिपक्वता। और सीखने की यह प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, यानी कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। अब अधिगम की प्रकृति। पहला, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। क्या होता है? बच्चा अधिगम करता है और उस अधिगम से उसके व्यवहार में बदलाव आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे बच्चे को पहले लिखना नहीं आता था, अब उसने लिखना सीख लिया, उसके व्यवहार में बदलाव हुआ ना। पहले नहीं आता था लिखना, अब सीख लिया, ठीक है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। दूसरा, अधिगम का अनुमान व्यवहार में परिवर्तनों के आधार पर ही लगाया जाता है, यानी कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है। जैसे बच्चे को मैंने लिखना सिखाया है तो बच्चे ने कितना सीखा है, उसके व्यवहार में बदलाव के आधार पर ही देखा जाएगा। वो मतलब कि कैसा लिखता है उसके आधार पर ही हम अनुमान लगा लेंगे कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है। तो अधिगम का अनुमान बच्चे के व्यवहार में बदलाव से लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जो ये अधिगम के आधार पर व्यवहार में बदलाव होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव जो बदलाव हैं उनको ही अधिगम के अंदर काउंट करना है, ठीक है। बच्चे ने चोरी करना सीख लिया, वो अधिगम थोड़ा ही है। तो इसमें हम पॉजिटिव जो बदलाव हुए हैं उनको ही काउंट करेंगे। अधिगम से जो बदलाव होते हैं वो स्थायी होते हैं। जैसे बच्चे ने लिखना सीख लिया, भूल थोड़ा ही जाएगा लिखना, तो जो भी अधिगम से उसके व्यवहार में बदलाव हुए हैं वो स्थायी होते हैं। व्यवहार में होने वाले बदलाव अभ्यास के फलस्वरूप होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, कोई भी मैथ्स का सम है
मतलब टीचर ने बच्चों को समझाया, अब बच्चा उसको कितना प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बच्चों को उतना ज़्यादा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मतलब बहुत अच्छे से बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम ही हमारे व्यवहार में भी जो बदलाव होंगे, हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं उस चीज़ का, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। तो व्यवहार में होने वाले जो बदलाव हो तो अभ्यास पर ही डिपेंड करते हैं। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो यहीं पे लागू होती है, मतलब कि वो यहाँ पर भी लागू होती है। अब आगे 6th, अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। अधिगम की परिभाषाएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग व्याख्याएं की हैं और विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। पहला है वुडवर्थ के अनुसार, अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेज, मतलब किसी भी उद्दीपक के प्रति हमें क्या रिस्पॉन्स करना है वो सीखते हैं। तो वो क्या है, अधिगम की एक प्रक्रिया है। अब दूसरा, गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। यानी कि जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं उसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो बदलाव आता है, शोध यानी कि बदलाव, वो सीखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो दीपक के पास चला जाता है, जो दीपक की लो होती है जलते हुए दीपक की, तो उसको पकड़ लेता है, तो उसका हाथ जल जाता है, उसको कष्ट होता है, कष्ट पहुंचता है उसको। तो उसको वहाँ से क्या मतलब कि अनुभव हुआ कि इसको छूने से हाथ जल जाएगा, आगे से वो उसको कभी नहीं छुएगा। तो यहाँ से अनुभव मिला और अब उसके व्यवहार में बदलाव आया, तो यही सीखना है। एक है क्रॉनबेक, उसने भी सेम ही कहा है गेट्स की तरह ही। क्रॉनबेक ने कहा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि अनुभवों के कारण व्यवहार में जो बदलाव आता है वो ही अधिगम है। आज हमने पढ़ा अधिगम क्या है, अधिगम की प्रकृति, अधिगम की परिभाषाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम की विशेषताएं करेंगे। और आज के मतलब कि पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने का पूरा 100% प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।